नमस्कार, मैं नीरज वर्मा, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महरौनी ललितपुर से। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। जैसा कि हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट कवर करते चलेंगे। पहले पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम इसकी डिफिनीशन वगैरह जानते चलेंगे। दूसरे पार्ट में, इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा, उसमें हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से तरह के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। तीसरा हम इसका संयोजन देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किसी भी परिपथ में इसके कॉम्बिनेशन को हम कैसे यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन इसके कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और किस किस प्रकार से सर्किट होते हैं इसके, उसको पढ़ेंगे। और चौथा भाग जो है उसमें हम पढ़ेंगे इसका मेजरमेंट, इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मापन। चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे 4 भागों में बांट दिया गया है, और एक एक करके हम ये सारे पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। और चूंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हमारे पूरे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, पूरे इलेक्ट्रिकल थ्योरी में बार बार आते रहेगा, इसलिए इसे विस्तार में पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, तो हम पार्ट 1 से आज शुरू करते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। पार्ट 1 शुरू कर देते हैं। तो हम पहला भाग यहाँ पढ़ेंगे, डेफिनेशन, पार्ट 1, प्रतिरोध। जैसा कि हम प्रतिरोध के बारे में पहले भी बता चुके हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ये विद्युत के बहाव का, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना मतलब चार्ज के बहाव का विरोध करना, फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है ये। अब हमने बताया था कि जो एटम होते हैं, किसी पदार्थ में होते हैं, वो एटम होते हैं, खूब सारे एटम उपस्थित होते हैं। उन्हीं एटम में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। प्रतिरोध की अगर बात करें तो प्रतिरोध भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। वो पदार्थ कैसा भी हो सकता है, ये हम मान लेते हैं प्रतिरोध है। उदाहरण के तौर पे अभी अब समझाने के लिए प्रतिरोध है, इसमें कई सारे एटम हैं और कई सारे एटम्स के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये चालक है तो ही इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चालक है, कंडक्टर है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है हमारा चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है, और अर्धचालक भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे उदाहरण एक मान के चलते हैं कि ये चालक है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। ठीक है, अब जब यहाँ से हमारी विद्युत धारा आती है, मानते हैं कि हम ये धारा, विद्युत धारा आ रही है, आई, ये विद्युत धारा जब यहाँ से आएगी और इनके इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, किसके, प्रतिरोध के मुक्त इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगी, तो टकरा के क्या होगा, ये एक दूसरे पर ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी, और ट्रांसफर करते 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 ये प्रतिरोध आगे की ओर पहुंचाएंगे। ठीक है,
ये प्रतिरोध जो है अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स टकरा टकरा के आगे की ओर पहुंचाएंगे धारा को, और ये धारा जो इधर से आ रही थी ये धारा इधर से निकल जाएगी। ठीक है, इसको हम एक परिपथ के माध्यम से समझाते हैं। एक सर्किट उदाहरण के तौर पे एक सर्किट ले लेते हैं। हमने बताया था ये किसी भी परिपथ में ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, ऐसे बनाते हैं इसको। इसको डिनोट हम करते हैं आर से। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं ओम, OHM, ओम। और इसका प्रतीक जो है, इसका सिंबल जो है इसे करके बना देते हैं। ठीक है, तो इसे हमें एक परिपथ में लेना है, हम एक परिपथ में ले लेते हैं। ये एक स्विच लगा दिए है, ये एक डीसी परिपथ है तो हम डीसी की सप्लाई ले लेते हैं। ये बैटरी है डीसी। ये की है जिसे हम स्विच भी बोलते हैं। ये बैटरी है, बैटरी का प्लस टर्मिनल, बैटरी का माइनस टर्मिनल। ठीक है, हमने बताया था कि यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, आवेश इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये चार्ज जब बहना शुरू करेंगे, हम ये परिपथ जब बंद करेंगे, इसका स्विच जब बंद करेंगे तो ये परिपथ पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या होगा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ से बहना शुरू करेंगे और बह के यहाँ तक आएंगे। फिर क्या होगा, ये प्रतिरोध के अंदर जाएंगे। प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध क्या करेगा, इसके बहाव को ये इसका विरोध करना शुरू करेगा, रोकना शुरू करेगा। जब ये यहाँ से बहना शुरू करेंगे, जब ये इस डायरेक्शन पे आएंगे यहाँ पे और प्रतिरोध के पास में आएंगे, तो प्रतिरोध क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, इसको आगे जाने से रोकेगा। तो यही इसका गुण जो होता है, इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। जो ये पदार्थ जो है, इसके पदार्थ के जो आइटम है, ये क्या कर रहे हैं, इसको जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारा आ रहा है, या इसको हम आवेश भी बोल सकते हैं, चार्ज Q माइनस, जो माइनस आवेश आ रहा है उसको बहने से ये रोकेगा। प्रतिरोध रोकेगा मतलब ये जो पदार्थ है इसके अंदर के परमाणु एटम जो है वो इसके बहाव को रोकेंगे। ठीक है, अगर हम इसके समकक्ष बात करना चाहें, बताना चाहें, तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं पाइप का। जो पाइप होता है जिससे पानी हमारा बहता है, जो हम आमतौर पर घरों पर इस्तेमाल करते हैं, वो पाइप को हम इससे जोड़ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ये हमारा पाइप हो गया, ये पाइप का एक सिरा हो गया, ये पाइप का दूसरा सिरा हो गया, ये सिरा नंबर 1, ये एंड नंबर 2। ठीक है, पानी का बहाव उधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब पानी हमारा यहाँ से आ रहा है और दूसरे साइड से बह रहा है, तो अगर हमारा पाइप बहुत ही अच्छा है, अंदर से बहुत ही चिकना है, तो क्या करेगा, ये पानी के बहाव को और ज़्यादा बहने देगा। अगर पाइप का पदार्थ हमारा अंदर से खराब है, खुरदुरा है, उसमें घर्षण ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ये पानी के बहाव को रोकेगा, दूसरे साइड आने से रोकेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पाइप जो है ये प्रतिरोध का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर हम पाइप की लंबाई बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा इससे होके गुजरेगा। पानी जब बहुत ज्यादा इससे होके गुजरेगा, तो एक तरह से देखें, अगर इसका अंदर का पदार्थ जो है वो घर्षण ज्यादा है उसमें, तो क्या करेगा, वो पानी के बहाव को रोकेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे सर्किट में
ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बह रहे थे, इनके बहाव को रोक रहा था। उसी प्रकार से पाइप, अगर हमारा पाइप का पदार्थ अंदर से खराब होगा तो ये पानी को बहने से रोकेगा। तो पानी जो है यहाँ पे, वाटर जो है, इसको हम किससे कंपेयर किए हैं? चार्ज से, आवेश से या इलेक्ट्रॉन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन से, चार्ज से। और ये पाइप को हम किससे कंपेयर किए हैं? प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से। ठीक है। अब पानी का जो बहाव है, ये पानी का जो बहाव हो रहा है, जैसे यहाँ पे चार्ज का बहाव हो रहा है उसको हम करंट बोल देते हैं, आई। उसी तरह ये पानी का जो बहाव हो रहा है इसको हम करंट आई बोल सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज करंट बोलते हैं, माने आवेश के बहाव को करंट बोलेंगे। आवेश के बहाव के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के बहाव के दर को हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। उसी प्रकार से हम पानी के बहाव के दर को क्या बोलेंगे? यहाँ पे करंट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब जितनी ज्यादा हम लंबाई रखेंगे उतना कम पानी बहेगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। प्रतिरोध क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। तो जितना ज्यादा लंबाई इसकी होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, क्योंकि पानी उतना ज्यादा देर तक इसके अंदर से होके गुजरेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पाइप को अगर हम मोटा कर दें, पाइप को अगर हम मोटा कर दें, 1 सेंटीमीटर के पाइप को हम मोटा करके 10 सेंटीमीटर कर दें, तो क्या होगा? ये पाइप को हम मोटा कर दिए, अब ये मान लो 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, तो क्या होगा? अब पानी को और रास्ता मिल गया बहने के लिए। अब पानी को और रास्ता मिल गया बहने के लिए, मतलब कि इसका प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। अब पानी और ज्यादा बहेगा। पानी और ज्यादा बहना मतलब क्या हो रहा है? विद्युत धारा और ज्यादा बहेगी। विद्युत धारा और ज्यादा बह रही है, मतलब कि हमारा जो आवेश है वो और ज्यादा बह रहा है। ठीक है। तो यहीं से एक नियम आता है जिसको हम प्रतिरोध का नियम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम क्या बताता है? प्रतिरोध का नियम ये बताता है कि अभी हमने देखा यहाँ पे, प्रतिरोध का नियम ये बताता है कि प्रतिरोध की जितनी ज्यादा लंबाई होगी, प्रतिरोध की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा इसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखा हमने दूसरी चीज क्या देखी थी कि जो प्रतिरोध की मोटाई हम जितना मोटा करते जा रहे थे पाइप को, उतना कम प्रतिरोध होते जा रहा था। तो दूसरा नियम जो है इसी में ही क्या हो जाएगा? आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, कटाक्ष क्षेत्रफल, ए से, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, कटाक्ष क्षेत्रफल माने कि ये वाला क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये जितना बढ़ाएंगे, ये जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारा प्रतिरोध कम होते जाएगा। तो ये दोनों नियम को अगर हम जोड़ दें तो एक फॉर्मूला बनता है प्रतिरोध का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं R समानुपाती L/A। अब ये समानुपाती का हटाएंगे सिंबल साइन, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक स्थिर नियत आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम रो से संबोधित करते हैं। अब रो जो होता है हमारी रेजिस्टिविटी होती है, रो जो होता है हमारी रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम आगे बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। तो यहाँ पे बात करते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध की, जिसको हम रो से बताते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको हम रो से संबोधित करते हैं। हमने देखा फॉर्मूला प्रतिरोध का R बराबर रो L बाई ए, जो कि हमारे प्रतिरोध के नियम से आया था, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से आया था। इसमें हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है, कोई भी प्रतिरोध, कोई भी पदार्थ हम लेते हैं, चालक पदार्थ, उसको उसका 1 सेंटीमीटर अगर लंबाई लेते हैं, लंबाई उसकी 1 सेंटीमीटर लेते हैं, और उसका कटाक्ष क्षेत्रफल ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उसका असली प्रतिरोध बताता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम एक तरह से प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। वो अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। यहां पे अगर हम इसका मान रखते हैं तो R बराबर 2 आ जाता है। अब अगला हम जानेंगे ओम का रेजिस्टेंस, ओम का नियम। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ओम का नियम, ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं हिंदी में। ओम का नियम यह बताता है कि किसी भी भौतिक परिस्थिति नियत होने पर, कांस्टेंट होने पे, हमारा जो प्रतिरोध रहता है, हमारा जो प्रतिरोध रहता है, उसमें भौतिक स्थिति अगर नियत है, कांस्टेंट है, तो हमारा वोल्टेज जो रहेगा वो धारा के समानुपाती रहेगा। या ये कह सकते हैं कि धारा जो रहेगी हमारी वोल्टेज के समानुपाती रहेगी। ठीक है। अब भौतिक स्थिति नियत होने का मतलब ये है कि हमारी भौतिक स्थिति, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम, ताप, दाब और समय, ये तीनों चीज नियत होनी चाहिए। तब हमारा क्या होता है किसी भी प्रतिरोध में, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज हम कम करेंगे हमारा प्रतिरोध कम होते जाएगा। तो जब हम नियत ये हटाते हैं, नियत जब हम ये समानुपाती का साइन हटाते हैं तो इसमें एक बराबर आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको R बोलते हैं, इंटू V। तो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है V बटे R, I बराबर V बटे R, या फिर V बराबर I गुणे R। ये हमारा ओम का नियम निकल के आता है, इसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। इसके माध्यम से हम कई सवाल करेंगे, कई परिपथ हल करेंगे इसके माध्यम से, और भी लॉ इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। जब हम नियम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद तो दो बड़े ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमने देखे। एक तो फॉर्मूला हमने देखा R बराबर रो इंटू L बाई ए। यहाँ पे हम देखेंगे, ये पहला फॉर्मूला हमने देखा। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध है हमारा किस पे निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध की प्रतिरोधकता पे निर्भर कर रहा है, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये किसी भी पदार्थ का फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। जब पदार्थ बनता है तो ये निर्धारित हो जाता है, फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। उसके अलावा हमारा प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध की लंबाई पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा
लंबाई होगी, लेंथ होगी, जितना ज़्यादा लंबाई होगी, जितना ज़्यादा लेंथ होगी, उतना ज़्यादा हमारा प्रतिरोध होगा। और जितना ज़्यादा इसका कटाक्ष क्षेत्रफल होगा, जितना ज़्यादा इसका कटाक्ष क्षेत्रफल होगा, इंग्लिश में इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, जितना ज़्यादा इसका कटाक्ष क्षेत्रफल होगा उतना ही कम इसका प्रतिरोध होगा। अगर हम ग्राफ बनाए एक R वर्सेस, मतलब R और L के बीच में हम एक ग्राफ बनाते हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोध की लंबाई पे एक ग्राफ बनाते हैं हम, तो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। ये अगर हम लंबाई ले लेते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे अगर हम प्रतिरोध ले लेते हैं R, तो जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लंबाई का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा R भी बढ़ते जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका लीनियर ग्राफ बनेगा, बिल्कुल लीनियर। ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर R रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया कटाक्ष क्षेत्रफल के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? अगर ये हम A ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कटाक्ष क्षेत्रफल, और y एक्सिस को हम प्रतिरोध ले लेते हैं, तो हमारा कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे जैसे हम कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध हमारा कम होते जाएगा। ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध हमारा घटते जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। ये हमारा प्रतिरोध है, इसका ये कटाक्ष क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध हमारा क्या होगा? कम होते जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा? कम होते जाएगा। ये इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये जैसे ये प्रतिरोध है, तो इसका ये वाला जो एरिया होगा ये कटाक्ष क्षेत्रफल होगा, इंग्लिश में इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। ये जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो धारा की मात्रा और ज़्यादा जाती जाएगी, इसके बीच से और जाती जाएगी, तो इसकी प्रतिरोधक रोकने की क्षमता ये कम होती जाएगी। तो उसी प्रकार से इसकी लंबाई हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, लंबाई हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई हमारी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है। इसकी हम लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जितने भी करंट आ रहे हैं, जितनी भी धारा आ रही है, जितने भी आवेश आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो ज़्यादा देर तक इसके अंदर रहेंगे। तो इसके अंदर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो प्रतिरोध इसका ज़्यादा विरोध करेगा। ठीक है। अब जो प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, वो किसी भी पदार्थ का हो सकता है, चाहे वो चालक हो, चाहे अचालक हो, चाहे अर्धचालक हो, किसी का भी हो सकता है। दूसरा जो फॉर्मूला हम पढ़े थे वो पढ़े थे ओम्स लॉ। दूसरा जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था वो आ रहा था V बराबर I गुणे R। V यहाँ वोल्टेज है हमारा, V हमारा ये वोल्टेज है, विभवांतर, और ये हमारी धारा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमारा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर कर रहा है? V पे I। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी, किसी भी परिपथ में, कोई परिपथ ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे एक परिपथ हम मान लेते हैं, ये R हो गया, ये V वोल्टेज होगा, और यहाँ से हमारी धारा मान लेते हैं हम चल रही है प्लस है, माइनस है, तो धारा हमारे यहाँ से चल रही है, यहाँ से हमारी आएगी और इसके अंदर जाएगी और यहाँ से माइनस की तरफ आएगी धारा। जैसा कि हमने बताया था धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है।
और आवेश के बहाव की दिशा, आवेश अगर बोलेंगे आवेश के बहाव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ रहेगी। ठीक है, तो इस सर्किट में ये जो सर्किट हम ये परिपथ बनाए हैं, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी धारा बढ़ेगी, जो कि ओम का नियम है, हमने देख लिया है। जैसे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। तो अब जब वोल्टेज इसका बढ़ाएंगे और यहाँ पे धारा बढ़ेगी, तो धारा तभी बढ़ेगी, धारा तो वोल्टेज पर निर्भर होगी ओम के नियम के हिसाब से। तो इसमें से प्रतिरोध के अंदर से ये जो धारा जाएगी होके, इसकी मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन प्रतिरोध और इसको रोकना शुरू करेगा, कम करना शुरू करेगा। अब हम बात करते हैं आगे, अगला ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम अगला बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में ताप गुणांक भी कहते हैं। ताप गुणांक, इसको हम लोग अल्फा से संबोधित करते हैं। देखिए, जैसे जैसे प्रतिरोध हमारा बढ़ता है किसी भी परिपथ में, जैसे जैसे प्रतिरोध हमारा बढ़ता है, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होगा, धारा को रोकना शुरू करेगा, धारा के बहाव को रोकना शुरू करेगा। धारा के बहाव को रोकना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो वो ऊष्मा जो रहती है बाहरी टेम्परेचर से अलग हो जाती है, पहले जो था वो बाहरी टेम्परेचर से अलग हो जाती है। तो जो प्रतिरोध का वातावरण है उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है, उसका फर्क भी प्रतिरोध पे पड़ता है। अगर प्रतिरोध का वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा है तो प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग तरह से होगी। जैसे कि हमारा कोई मिक्स धातु लेते हैं, मिश्रित धातु लेते हैं, मिश्रित धातु में हमारा क्या होता है, प्रतिरोध हम जैसे 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 वातावरण का टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये आर समानुपातिक टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर आर समानुपातिक टी हो जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध हमारा कम होते जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी होते हैं जैसे अपघटन, इसी तरह कुछ और भी धातु होते हैं, अपघटन धातु, ये तो हम मिश्रित धातु की बात किए थे। अपघटन धातु होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं, या अर्धचालक जिनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि कुछ समय तक चालक का काम करते हैं और कुछ समय तक कुचालक का काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर, इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम वातावरण का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाएगी। तो आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टी के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर अपना बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोध कम होगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करें, तो जैसा कि हमने बात किया कि जो मिक्स धातु होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम प्रतिरोध का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रतिरोध के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध बढ़ते रहेंगे। और जैसे जैसे हम प्रतिरोध के वातावरण का टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध कम होते रहेगा। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर जैसा बताया, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे अपघटन, अर्धचालक या अपघटन, इनमें क्या होता है, प्रतिरोध के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा कम होगा, और यदि हम टेम्परेचर कम करेंगे, तापमान कम करेंगे वातावरण का, तो प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा। तो मिक्स धातु का अगर लेते हैं, मिश्रित धातु का, तो आर जो रहता है समानुपाती होता है वातावरण के टेम्परेचर। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट, अपघटन या अर्धचालक लेंगे तो उनमें क्या होगा,
प्रतिरोध जो हमारा रहेगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वातावरण के तापमान से। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। तो जैसा कि हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताया, अल्फा क्या होता है, अल्फा वो होता है जो प्रतिरोध के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे उस पदार्थ का प्रतिरोध कितना बढ़ेगा या घटेगा, वो हमारा कौन बताएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बताएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रतिरोध के वातावरण के टेम्परेचर बढ़ाने पे उसके प्रतिरोध में कितना बढ़त या घटन हो रही है वो हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, अब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होता है, यहाँ पे हमें ये पता है अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये रहता है, ये नियत रहता है, फिक्स रहता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहता है जब हमारा पदार्थ बनाया जाता है, जब हमारा पदार्थ बनाया जाता है तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट नियत रहता है। ये अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है और नियत रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं। तो ये जब बनाया जाता है तो इसकी वैल्यू, इसका मान निर्धारित कर देते हैं और कांस्टेंट रख देते हैं, फिक्स रख देते हैं। अब ये टेम्परेचर नया टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमें चाहिए प्रतिरोध, वो टेम्परेचर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे, ये हमारा जो शुरुआत में जो प्रतिरोध था वो प्रतिरोध हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब शुरुआत में जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा नया रेजिस्टेंस जो नए तापमान पे जो हम प्रतिरोध निकालेंगे वो हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं इसको, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई भी प्रतिरोध 25 डिग्री सेल्सियस पे शुरुआत में 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं हम 10 ओम था। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो शुरुआत में था उसको हम R0 भी बोलते हैं, R0 या शुरुआत में R 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद अब पूछेगा सवाल में कि 30 डिग्री सेल्सियस में इसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध निकालना मतलब RT निकालना है, RT मतलब RT टेम्परेचर पे, मतलब 30 टेम्परेचर पे, 30 डिग्री टेम्परेचर पे निकालना। तो R30 भी इसको लिख सकते हैं, R30 पे प्रतिरोध क्या होगा, नए टेम्परेचर पे 30 डिग्री टेम्परेचर पे 30 डिग्री तापमान पे नया प्रतिरोध कितना होगा। तो RT हम मान लेते हैं, हमको ज्ञात करना है, जिसमें अल्फा का मान मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ये सवाल में दिया होगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अल्फा का मान हम यहाँ रख देंगे, टेम्परेचर का मान ये 30 डिग्री हम यहाँ पे रख देंगे, और ये R0 हमको पता है जो 25 डिग्री शुरुआत में था वो यहाँ पे रख देंगे। इस प्रकार से हम RT निकाल देंगे जितना भी आएगा। ठीक है, सवाल कई प्रकार से बन सकते हैं क्योंकि 4 चीजें इसमें, RT है, R0 है, अल्फा है, T है, 4 चीजें हैं। तो कोई भी 3 चीजें सवाल में दी रहेगी, एक चीज हमें ज्ञात करनी रहेगी। यहाँ पे हमें ज्ञात करना था नया प्रतिरोध कितना होगा। 3 चीजें दी थी, 3 चीजें ये चीज दी हैं, अल्फा दिया है, टेम्परेचर दिया है और R0 दिया है। तो इसी प्रकार से हम जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के जो भी हैं क्वेश्चन, इनको हम हल कर सकते हैं। ताप गुणांक, हिंदी में ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक। तो इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि प्रतिरोध में आ सकते हैं, वो हम इससे भी हल कर सकते हैं। टेम्परेचर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे। एक चीज और रह गई इसमें, बता देते हैं, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अगला पार्ट फिर अगले सेशन में शुरू करेंगे, पार्ट 2, जिसमें कि हम प्रतिरोध के टाइप के बारे में, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।
एक चीज और रह गई इसमें, कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में चालकता भी कहते हैं। चालकता, चालकता क्या होती है? चालकता होती है किसी पदार्थ में कितने ज्यादा हमारा विद्युत धारा बह सकती है, उसको हम चालकता कहते हैं। जितना ज्यादा विद्युत धारा हमारा बहेगी उस पदार्थ को हम बोलेंगे कि वो उसमें उतनी ही ज्यादा चालकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रतिरोध का उल्टा है। प्रतिरोध हमारा रोकता है धारा के बहाव को, ये हमारा धारा के बहाव को जाने को बोलता है कि जितना ज्यादा ये जाएगी उतना ज्यादा इसकी चालकता होगी। किसी भी पदार्थ में जितनी भी ज्यादा विद्युत धारा जा सकेगी उतना ज्यादा उसकी चालकता होगी, और उसी पदार्थ में वही पदार्थ कितना ज्यादा विद्युत धारा को रोक रहा है वो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो चालकता जो होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्रतिरोध के। चालकता को हम G से संबोधित करते हैं। चालकता को हम G से संबोधित करते हैं और ये प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं, इसमें धारा जारी है, एक परिपथ बना लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं। इसको प्लस रख देते हैं, बैटरी लग गई है, ये की हो गई स्विच, इसको बंद करेंगे तो धारा हमारी ये बहना शुरू हो जाएगी। ये प्रतिरोध R ओम है। तो इसमें जितना ज्यादा धारा जाएगी हमारी उतना कम इसमें प्रतिरोध होगा। जितनी ज्यादा धारा हमारी जाएगी उतना कम प्रतिरोध होगा और उतना ही ज्यादा इसकी चालकता होगी। इसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में और G से संबोधित करते हैं। इसी से जुड़ी एक चीज और है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम हिंदी में विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसको हम विशिष्ट चालकता भी बोलेंगे। जैसे हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता था वैसे हमारा ये विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जिस प्रकार से ये कंडक्टेंस हमारा प्रतिरोध के ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, उसी प्रकार से ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसको हम G डैश से मान लो संबोधित करते हैं। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रो के। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के उल्टा होगा और कंडक्टेंस हमारा प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना कम हमारी चालकता होगी, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम चालकता होगी, और जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा चालकता होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के, अगले पार्ट के। पार्ट 1 यहाँ से समाप्त होता है। पार्ट 2 की बात करेंगे हम अगले क्लास में, जिसमें हम प्रतिरोध के प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।